ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। और उस टॉपिक का नाम है अध्ययन के स्रोत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अध्ययन का स्रोत जो चैप्टर था वो हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे। और उसमें हम सबसे पहले ये देखे थे कि अध्ययन के स्रोत के जो चैप्टर है, तो इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ये हमने कल के लेक्चर में आप सबको बताया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि जो अध्ययन के स्रोत हैं, जो भी अध्ययन के स्रोत हैं इतिहास के, तो उसको हम लोग मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटते हैं, जिनमें से एक था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता था साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो जो पुरातात्विक स्रोत है उसको आज हम लोग मुख्य रूप से जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें पुरातत्व संबंधी जो भी चीजें हैं जिनसे कि हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का जो क्लास है उसको और आगे बढ़ाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी चीजें लिखित रूप में जो है, लिखित रूप में नहीं है, शास्त्रों के रूप में नहीं है, साहित्य के रूप में नहीं है। ठीक है, तो उन सभी चीजों को हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे अगर देखें तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें जिन प्रमुख वस्तुओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग अभिलेखों के बारे में देखेंगे। अभिलेख, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभिलेख क्या है, इसके बारे में और हम लोग आगे जो है और अच्छे तरीके से इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो सोर्स होता है पुरातात्विक जो स्रोत है, उसको अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग सिक्कों के बारे में देखेंगे। सिक्कों के बारे में देखेंगे। इसके बाद में इसी में हम लोग जो है स्मारकों के बारे में देखेंगे। स्मारक तथा भवन, जो भी स्मारक और भवन बनाए गए थे प्राचीन काल में, उन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में और अगर हम लोग आगे देखें तो जैसे कि बहुत ज्यादा जो है प्राचीन काल में मूर्तियां बनाई गई थी, मंदिरों में जो स्थापित की गई थी, तो मूर्तियों के माध्यम से भी हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका मूर्तियां भी हो जाएंगी, मूर्तियां। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो मुहर, इसके बाद में आपका हो जाएगा इसमें चित्रकला। तो इन सभी चीजों के बारे में मुख्य रूप से हम लोग आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो मेन हम लोग का जो फोकस रहेगा वो हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में। ठीक है, आपको हम बता दें कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं, ध्यान दीजिए, पुरातात्विक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भारत में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे। जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो उसी समय की बात है। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले जो है भारत में जो भी पुरातात्विक स्रोत थे, तो पुरातात्विक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए एक संस्था का गठन किया था, और उस संस्था का नाम था पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग। ठीक है, और चूंकि सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातात्विक जो साक्ष्य थे उनके अध्ययन का प्रयास किया था और उसको प्रोत्साहित किया था,
इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो पुरातत्व विज्ञान का जनक। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आपसे पूछे परीक्षा में कि पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा अभिलेख। आज जो है, आज हम लोग मुख्य रूप से जो भी अभिलेख लिखे गए थे प्राचीन काल में, उन सभी अभिलेखों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम लोग का जो लेक्चर है उसको और आगे बढ़ाते हैं। अभिलेखों की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अभिलेखों के बारे में सबसे पहले पहले हम आपको बता दें कि प्राचीन काल में क्या होता था कि कोई भी राजा जो है, कोई भी जो शासक होता था, वो आमतौर पे अपने आदेशों को और अपने जो भी नियम कानून थे उन सबको शिलापट पर, पत्थर के बड़े बड़े जो खंड होते थे उन पे लिखवा करके, और जो मुख्य रास्ते होते थे जहां से सबसे ज्यादा लोग जो है वो गुजरते थे, तो उन रास्तों पर उनको स्थापित करवा देते थे। ठीक है, समझिए बात को, क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले पहले क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि प्राचीन काल में जो राजा लोग थे, ठीक है, प्राचीन काल में जो शासक वर्ग था, जो राजा लोग थे, वो क्या करते थे कि जो भी उनके आदेश होते थे, उनके राजकाज संबंधी जो भी जो नियम कानून होते थे, तो उन सबको वो लोग पत्थरों के बड़े बड़े जो खंड होते थे, पाषाण खंड जो होते थे बड़े बड़े, तो उनपे लिखवा करके, और उनको जो मुख्य रास्ते होते थे जहां से जो लोगों का आवागमन सबसे ज्यादा होता था, तो उन रास्तों पर स्थापित करवा देते थे, और उन्हीं लेखों को हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होते थे, तो ये आमतौर पे राजा के आदेश हो सकते थे। ठीक है, उनके नियम कानून हो सकते थे, नियम कानून हो सकते थे, और इन सबको कहां स्थापित किया जाता था, तो मुख्य रास्तों पर इनको स्थापित किया जाता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, और इन्हीं को हम लोग अभिलेख कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिलेख जो भी लिखे जाते थे, इनमें बड़े बड़े पत्थरों पर क्या होता था कि पूरा खुदाई करके और उसको लिखा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, बड़े बड़े पत्थरों पर ये लिखे जाते थे, बड़े पत्थरों पर लिखे जाते थे, ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभिलेख के बारे में और अगर हम लोग ज्यादा डिटेल में देखें, तो सबसे पहले पहले तो आपका प्रश्न ये पूछ सकता है कि आखिर अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि अभिलेखों का अध्ययन जो है, ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन, तो अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं, अभिलेख शास्त्र। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आपसे आमतौर पे यही वाला जो नाम है पूछेगा, सबसे ज्यादा एपिग्राफी पूछेगा, अभिलेख शास्त्र नहीं देगा। आपसे पूछ सकता है कि अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका क्या होगा आंसर, एपिग्राफी। ठीक है, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि एपिग्राफी का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान देना है कि एपिग्राफी का संबंध किससे है, तो अभिलेख के अध्ययन से है। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक और वर्ड मिलेगा और उस वर्ड को हम लोग कहते हैं पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी। और पैलियोग्राफी के बारे में हम आपको बता दें कि पैलियोग्राफी जो है, इसमें आपको ध्यान देना है कि पैलियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग लिपि का जो विकास हुआ, ठीक है, पैलियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग लिपि के विकास के बारे में पढ़ते हैं, प्लस में जो पुराने दस्तावेज हैं, पुराने दस्तावेज,
तो ये चीज जो है ये टोटल हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो पेलियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, या इसी को हिंदी में हम लोग पूरा लिपि शास्त्र भी कहते हैं, पूरा लिपि शास्त्र। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया प्रमुख जो प्रश्न थे उसको अभिलेख क्या होते थे, तो ये आमतौर पे राजा के आदेश, राजा के नियम कानून जो है वो होते थे, और इनको पत्थरों पर उत्कीर्ण करके और मुख्य रास्ते जो होते थे राज्य के उन पे लगाया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन बातों को पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आप सभी को कि जो लिपि का विकास हुआ, ठीक है, क्योंकि बिना लिपि के विकास के तो कोई लिखा नहीं जाएगा कुछ, तो इसलिए लिपि के विकास को भी यहाँ पे समझना है। और लिपि के विकास के अध्ययन या फिर जो भी पुराने दस्तावेज जो लिखे गए, तो उन सबके अध्ययन को हम लोग पूरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये टोटल बात जितना अभी तक मैंने बताया वो सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब हम लोग मुख्य रूप से आगे बढ़ते हैं, अभिलेख के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं और ज्यादा डिटेल में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपसे परीक्षा में एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर अभिलेख चूंकि सबसे पहले कहाँ मिले थे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं और पीछे, और आपको हमने बताया था कि सबसे पहले जब प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे हम पाषाण काल पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको अभिलेख से संबंधित इसका क्या महत्व है वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। पाषाण काल में जैसा कि मैंने बताया था कि इस समय जो लिपि है, ठीक है, तो लिपि नहीं थी, यानी कि पाषाण काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई चीज लिखा होगा, और लिखा जाएगा कब, जब लिपि विकसित होगी तब। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिपि ही नहीं थी। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि चूंकि पाषाण काल में कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए पाषाण काल में आपको हम बता दें कि कोई अभिलेख का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अभिलेख जो है वो नहीं लिखे गए। आपसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल में अभिलेख लिखे गए या नहीं लिखे गए, तो आपको ध्यान देना है कि पाषाण काल में चूंकि लिपि का ही आविष्कार नहीं हुआ था, लिपि का ही विकास नहीं हुआ था, तो फिर स्वाभाविक है कि उस समय अभिलेख कोई भी नहीं लिखे गए होंगे। तो आपको ध्यान देना है, पाषाण काल हो या फिर ताम्र हो, ठीक है, ताम्र पाषाण काल हो, तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में लिपि का विकास न होने के कारण इस समय कोई भी अभिलेख जो है वो नहीं लिखे गए थे। उसके बाद में आपको हम बता दें कि हड़प्पा काल की अगर हम लोग बात करें, हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल में भी चूंकि लिपि का विकास हो चुका था, हड़प्पा काल में क्या हुआ था, तो लिपि का विकास हो चुका था, लिपि थी, ठीक है, इस समय लिपि का विकास हो चुका था। और इस समय जो लिपि का विकास हुआ था, तो उस लिपि को हम लोग जानते हैं भाव चित्रात्मक शैली के नाम से। ठीक है, इस समय जो लिपि थी, हड़प्पा काल की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक। इस समय की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब ये हुआ, जैसा कि आप लोग वर्ड से ही क्लियर कर पाएंगे, भाव का मतलब हुआ कि अपनी भावनाएं, और चित्र का मतलब हुआ, चित्रात्मक का मतलब क्या हुआ कि चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना। ठीक है, यानी कि इस समय जिस लिपि का विकास हुआ, तो उस लिपि को आमतौर पे किस रूप में लिखा जाता था, तो वो चित्रों के रूप में लिखा जाता था। चित्रों के रूप में लिखे जाने के कारण इस लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक शैली या भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें चित्रों का प्रयोग किया गया था, और उस समय जिन चित्रों का प्रयोग किया गया उसके बारे में अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो सका है। और आपको हम बता दें कि इस समय
कोई खास जो है अभिलेख वगैरह नहीं लिखे गए थे। क्योंकि हड़प्पा काल में कोई राजा का उल्लेख विशेष तौर पे मिलता नहीं है, इसलिए यहां से यह भी निष्कर्ष निकल सकता है कि चूंकि राजा ही नहीं थे तो उस समय अभिलेख लिखने की परंपरा स्वाभाविक है कि नहीं शुरू हुई होगी। ठीक है, तो इस समय हड़प्पा काल में भी अभिलेख नहीं मिले, हड़प्पा काल में भी अभिलेख जो है वो नहीं थे, हड़प्पा काल में अभिलेख जो है वो नहीं लिखे गए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में अभिलेख नहीं थे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में अभिलेख के कोई साक्ष्य नहीं मिलेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे हम लोग, तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में दो जो काल थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक आपका आ जाएगा, दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक आपका हड़प्पा सभ्यता मिलता है और दूसरा मिलता है वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें भी कोई अभिलेख के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, हड़प्पा काल में या हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद में अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर अभिलेख सबसे पहले पहले कब लिखे गए। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहला जो अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है, जो सबसे प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ, तो प्रथम अभिलेख जो है ये प्राप्त हुआ था आपका बोगजकोई से। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ था, तो बोगजकोई से। बोगजकोई एक स्थान है जो कहां स्थित है जी, तो ये मध्य एशिया में स्थित है, मध्य एशिया में ये स्थित है, मध्य एशिया का एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है जी, तो बोगजकोई। यहां पे सबसे पहला जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ था। सबसे प्रथम अभिलेख जो है वो कौन सा है, तो बोगजकोई अभिलेख है, जो कहां से प्राप्त हुआ, तो मध्य एशिया से, मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख के बारे में हम आपको बता दें, इस अभिलेख की खूबसूरती की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि चूंकि ये सबसे पहला अभिलेख था तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन अभिलेख था। ठीक है, बोगजकोई अभिलेख जो है ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा काल तक कोई अभिलेख नहीं मिला था। ठीक है, और हड़प्पा काल के बाद में आमतौर पर ऐसा साक्ष्य जो अभी तक हम लोगों के पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहला जो अभिलेख था, सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख था ओवरऑल, वो कौन सा था, तो बोगजकोई अभिलेख, जो कि कहां से प्राप्त हुआ था, तो बोगजकोई नामक स्थान से मध्य एशिया में प्राप्त हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख था। उसके बाद में हम आपको बता दें कि चूंकि बोगजकोई अभिलेख जो है, तो बोगजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है, और चूंकि वैदिक देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये किस काल से संबंधित है, तो वैदिक काल से संबंधित है। इसमें ध्यान देना है कि वैदिक देवता जिनका उल्लेख मिलता है उसमें सबसे पहले पहले हम आपको बता दें कि मित्र, वरुण, ठीक है, उसके बाद में इंद्र के बारे में इसमें साक्ष्य मिलता है, और उसके बाद में नासत्य, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि बोगजकोई अभिलेख से किन किन देवताओं के बारे में पता चलता है, तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन सभी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है किस अभिलेख में, बोगजकोई अभिलेख में। और चूंकि ये सारे के सारे देवता जो हैं वो किस काल में, इनके बारे में सबसे पहले पहले किस ग्रंथ में उल्लेख मिला था, तो ऋग्वेद में। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो अभिलेख बोगजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ वो किस काल से संबंधित था, तो वो आपका वैदिक काल से संबंधित था। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दें कि इसी बोगजकोई अभिलेख से ही हम लोग ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की जो तिथि है, तो ऋग्वेद की तिथि किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। और बोगजकोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, तो मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। यह सबसे प्राचीनतम अभिलेख था और इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको ध्यान
में पूरा तरह से आ गया होगा और याद हो गया होगा। चलिए, यानी कि सबसे पहला जो साक्ष्य मिला वो कब मिला? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले पहले जो है अभिलेख लिखने शुरू हुए। ठीक है, और ये अभिलेख आपको ध्यान देना है कि ये जो अभिलेख मिला बोगज कोई अभिलेख, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे पहला अभिलेख था, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये भारत में मिला था? तो बिल्कुल नहीं, ये मध्य एशिया में बोगज कोई से मिला था। ठीक है, तो अब ये भी एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर भारत में सबसे पहला जो अभिलेख लिखा गया वो कौन सा था? तो आपको हम बता दें कि भारत में जो सबसे प्रथम जो अभिलेख मिलते हैं वो महाजनपद काल के बाद जो है मौर्य काल में लिखे गए थे। ठीक है, भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो किस काल के हैं? तो मौर्य काल के अभिलेख हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो उनमें सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस काल से संबंधित है? तो वो मौर्य काल से संबंधित है। और मौर्य काल में आप एक शासक का नाम सुनेंगे जिसका नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और अशोक से ही संबंधित जो प्रमुख अभिलेख हैं वो आपको मौर्य काल में मिले थे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग का मेन जो टॉपिक जाएगा वो सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखे गए थे उनके बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख थे। ठीक है, भारत में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख थे। यानी कि भारत में सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो किसके थे? तो अभिलेख ये अशोक के थे। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख, ध्यान दीजिए, भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके थे? तो ये अशोक के थे। ठीक है, और इनके अगर काल की हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि लगभग 300 BC, लगभग 300 ईसा पूर्व में ये अभिलेख जो है वो लिखे गए थे। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख थे वो कब लिखे गए थे? तो लगभग 300 ईसा पूर्व में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। और जहां तक हम लोग इसमें प्रयुक्त लिपि की बात करें कि भाई अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए थे, तो आपको हम बता दें कि इसमें मुख्य रूप से 4 जो लिपियां हैं वो मिलती हैं। इसमें हम आपको बता दें सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पे ब्राह्मी लिपि मिलेगी और ब्राह्मी लिपि में अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। अशोक के सबसे ज्यादा जो अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उसके बाद में आपके दूसरे नंबर पे मिलेंगे खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। तीसरे पे आपके मिलेंगे यूनानी। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक। ठीक है, ये 4 लिपियों में आमतौर पे अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेख जो है वो लिखे गए थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे? तो 4 लिपियों में, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक। ये चीज आपको याद हो गया। ब्राह्मी लिपि जो है तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ये चीज आपका जो है यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो है आपको हम बताते हैं कि आखिर इसके महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं। अशोक के सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं वो चीज हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले पहले ध्यान देना है कि आमतौर पे अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में आपको ध्यान देना है कि अशोक के अभिलेखों में उसका नाम जो है, अशोक के अभिलेखों में
अशोक का नाम जो है वो अशोक न मिल करके आमतौर पे देवनाम्पीय पियदसी मिलता है। देवानाम्पीय पियदसी, ठीक है, ये मिलता है। यानी कि जैसा कि आप ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने क्या बताया, अशोक के जो भी अभिलेख लिखे गए थे तो उन अभिलेखों में उसका नाम अशोक न मिल करके और क्या मिलता है, तो अशोक के जो नाम है वो देवनाम्पीय पियदसी के रूप में मिलता है। इसका अर्थ होता है देवों का प्यारा, देवों का प्यारा, ठीक है। यानी कि अशोक के नाम जो है अभिलेखों में किस नाम से मिलते हैं, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि देवनाम्पीय पियदसी के रूप में उसका नाम मिलता है। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का जो वास्तविक नाम है सम्राट अशोक वो मिला है, ठीक है। और उन अभिलेखों के बारे में अगर हम लोग देखें जिनमें कि अशोक का अशोक नाम मिला था, तो उनमें अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान देना है कि अशोक नाम वाले जो अभिलेख मिले जिनमें कि जो अशोक का नाम था वो अशोक के रूप में मिला, तो उसमें जो प्रमुख अभिलेख थे वो थे मास्की गुर्जरा, ठीक है, मास्की गुर्जरा, निट्टूर और उदेगुलम। तो ये चार अभिलेख ऐसे हैं जिनमें कि अशोक का नाम जो है वो किस रूप में मिला है, तो अशोक के रूप में मिला है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अशोक का नाम अधिकांश अभिलेखों में कौन सा है, तो देवनाम्पीय पियदसी, ठीक है। अशोक का नाम अधिकांश अभिलेखों में क्या है, तो देवनाम्पीय पियदसी अर्थात देवों का प्यारा। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें उसका नाम क्या है, तो अशोक है। कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले जिनमें कि उसका नाम मगधाधीराज है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अशोक नाम किसमें मिला, तो मास्की गुर्जरा निट्टूर और उदेगुलम, ये चार ऐसे अभिलेख थे जिसमें अशोक का नाम जो है वो किस रूप में मिला, तो अशोक के ही रूप में मिला, यानी कि उसका वास्तविक नाम मिला, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो एक अभिलेख है जिसे हम लोग कहते हैं भाब्रू का अभिलेख, ठीक है, भाब्रू का अभिलेख। तो भाब्रू का अभिलेख जो है, तो भाब्रू के अभिलेख में आपको ध्यान देना है कि इसमें अशोक का नाम जो है, अशोक का नाम इसमें मिला था किस रूप में, तो मगधाधीराज, मगधाधीराज, ठीक है। ध्यान दीजिए, अशोक का नाम जो है वो भाब्रू के अभिलेख में कौन सा मिला, तो मगधाधीराज। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अशोक को किस अभिलेख में मगधाधीराज कहा गया है, तो आप ध्यान दीजिए कि अशोक को जो भाब्रू का अभिलेख है इस अभिलेख में सबसे पहले मगधाधीराज के रूप में बोला गया था, ठीक है। चलिए उससे और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि अशोक जो है, अशोक चूंकि बौद्ध धर्म को पालन करने वाला था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अशोक जो है प्रारंभिक तौर पे जो है शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन कलिंग विजय के बाद में ऐसा कहा जाता है कि कलिंग एक राज्य था, उड़ीसा का राज्य था, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता था, और कलिंग राज्य पर जब अशोक ने विजय प्राप्त किया तो उसके बाद में उसने अहिंसा का धर्म अपनाया, अहिंसा को अपना लिया, और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाना स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो भाई इसका प्रमाण क्या है, ये भी तो है कि भाई ये तो हम लोग सुने हैं कि भाई मान लेते हैं कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, अहिंसा को अपना लिया था, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, क्योंकि इतिहास जो है प्रमाण के आधार पर अतीत की घटनाओं के अध्ययन को ही हम लोग इतिहास कहते हैं, तो इसका भी कोई प्रमाण चाहिए। तो आपको हम बता दें कि एक अभिलेख है जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, भाब्रू का अभिलेख। तो इसी अभिलेख में सबसे पहले जो है ये प्रमाणित किया जाता है भाब्रू के अभिलेख से ही कि अशोक जो है, अशोक बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, और 3 रत्नों में आपको मिलेगा बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ। तो बुद्ध धम्म और संघ में भाब्रू के अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि अशोक की आस्था जो है वो किसमें थी, तो
बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ में अशोक की आस्था थी। ठीक है, अशोक की आस्था। ठीक है, अशोक का आस्था का प्रमाण किससे मिलता है? तो भाब्रू के अभिलेख से सबसे पहले यह पता चलता है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में विश्वास करता था, उनमें आस्था रखता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद में और अगर अशोक के प्रमुख अभिलेखों की हम आपसे बात करें तो आप लोग को ध्यान देना है कि अशोक के दो प्रमुख अभिलेख और हम आपको बताएं तो उसमें एक है रुकमनदेई। ठीक है, रुकमनदेई और एक और अभिलेख है आपका निगाली सागर। रुकमनदेई और निगाली सागर ये ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जिसमें ये बात का प्रमाण मिलता है कि अशोक जो है वो बुद्ध की जन्मस्थली अर्थात कपिल वस्तु गया था। ठीक है, यानी कि आपसे पूछे कि किस अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि अशोक जो है वो कपिल वस्तु गया था, या अशोक के कपिल वस्तु की यात्रा का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आपको ध्यान देना है कौन कौन सा हो जाएगा, रुमनदेई या रुकमनदेई, और दूसरा आपका हो जाएगा निगाली सागर। ये दो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नेपाल यात्रा और वहां पे कर जो है कर प्रणाली में कमी, ठीक है, कर में कमी का उल्लेख किया गया है, इस अभिलेख में बताया गया है। ठीक है, जो रुकमनदेई और निगाली सागर अभिलेख हैं तो इन अभिलेखों में यह बताया गया है कि अशोक जो है, अशोक महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली कपिलवस्तु गया था और वहां पे कपिलवस्तु में जाकर के और वहां की प्रजा को करों से राहत प्रदान किया था और कर की जो दर थी उसमें कमी किया था। ठीक है, यानी कि इस अभिलेख से पता चलता है कि कपिलवस्तु में अशोक ने क्या किया था, तो कर में कमी किया था, कर को घटाया था। यह चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जितना अभिलेख मैंने अभी आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो भारत में प्राप्त सभी अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम अभिलेख थे। ठीक है, दूसरा चीज, अशोक के अभिलेख का काल निर्धारण अगर किया जाए तो ये कब के अभिलेख थे, तो लगभग 300 ईसा पूर्व या 300 बीसी के थे। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि अशोक के अभिलेख जो है ये मुख्य रूप से 4 लिपियों में लिखे गए थे, जिसमें से आपका हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक, ये 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, अशोक के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अशोक का नाम जो है, अशोक का नाम आमतौर पे उसके अभिलेखों में किस रूप में मिलता है, तो देवनाम्पीय पियदसी के रूप में मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनमें उसका नाम जो है वो मगधाधिराज मिलता है, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनमें उसका नाम जो है वो किस रूप में मिलता है, तो अशोक के रूप में मिलता है। और उन अभिलेखों की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदेगोलम, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम जो है वो किस रूप में मिलता है, तो अशोक के रूप में मिलता है। वहीं अगर भाब्रू के अभिलेख की हम लोग बात करें तो भाब्रू के अभिलेख में अशोक का नाम किस रूप में मिलता है, तो मगधाधिराज के रूप में मिलता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह बात पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने बताया कि अशोक के बौद्ध धर्म में जो आस्था थी उसका प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो भाब्रू के अभिलेख से मिलता है, जिससे यह पता चलता है हम लोग को कि अशोक का जो विश्वास था, अशोक की आस्था जो थी वो किसमें थी, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में थी। उसके बाद में मैंने बताया कि अशोक के 2 अन्य अभिलेख, जिनमें से एक था रुकमनदेई अभिलेख और दूसरा था निगाली सागर। तो इन दोनों अभिलेखों से यह पता चलता है कि अशोक ने अपने जीवन में नेपाल की यात्रा की और नेपाल में वो कहां गया था, तो नेपाल में वो जो कपिल वस्तु था जो कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली था, तो वहां पे भी ये गया था और वहां की जो प्रजा थी तो उसको राहत देने के लिए इसने
वहां की प्रजा के करों में जो है वो कमी किया था। ठीक है, तो चलिए आगे और हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसमें हम आपको बता दें कि एक और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको हम लोग कहते हैं कौशाम्बी का अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी का अभिलेख। और कौशाम्बी के अभिलेख के बारे में हम आपको बता दें कि कौशाम्बी के अभिलेख में सम्राट अशोक की रानी जो थी, जिसका नाम था, इसके रानी का नाम था क्या जी, तो कारुवाकी। ठीक है, रानी का नाम क्या था, तो कारुवाकी। ठीक है, यानी कि कौशाम्बी के अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाकी, और कारुवाकी का ही एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। कौशाम्बी के अभिलेख से जो है वो उसकी कौशाम्बी के अभिलेख से सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, और इस अभिलेख को हम लोग रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख। तो आपसे पूछे कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो कौशाम्बी का अभिलेख है, तो कौशाम्बी के अभिलेख को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यह बात पूरा का पूरा सबके समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अगर हम लोग और थोड़ा सा देखें अशोक के अभिलेख के बारे में, तो आपको हम बता दें कि अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस कड़ी में दो ऐसे इतिहासकार हैं जिनका नाम काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। और उन इतिहासकारों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसमें से एक हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, एक कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप। ये चीज आपको ध्यान देना है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जो अशोक हैं, तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे वो 4 लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जेम्स प्रिंसेप जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले जो है अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित जो भी अभिलेख थे, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेखों को सबसे पहले जो है वो पढ़ा था। ध्यान दीजिए, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेखों को पढ़ा। और कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों को या अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो वो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। ये आपके महत्वपूर्ण हो गए। एक और अन्य इतिहासकार हैं जिनका नाम है D.R. भंडारकर। ठीक है, D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर का भाई नाम किस लिए महत्वपूर्ण है, इन्होंने क्या किया था, तो आपको हम बता दें कि D.R. भंडारकर ने सबसे पहले अशोक का इतिहास जो है, अशोक का इतिहास लिखा। और वो भी किसकी सहायता से, तो अभिलेखों की सहायता से लिखे थे। ठीक है, अभिलेखों की सहायता से। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अशोक का जो जीवनी है, अशोक का इतिहास जो है, वो अभिलेखों की सहायता से सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया था और किसने लिखा था, तो वो थे D.R. भंडारकर। तो ये दो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जो कि अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये अशोक के अभिलेख से संबंधित प्रमुख प्रश्न थे जो आप लोग अभी देखे। अब जो है हम लोग अशोक के बाद में और भी जो अभिलेख लिखे गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मौर्य काल से जो अभिलेख लिखने का परंपरा शुरू हुआ
वो काफी जोर शोर से आगे के कुछ वर्षों तक चलते रहा था। और उन प्रमुख अभिलेखों के बारे में अब हम लोग देखेंगे जो अशोक के बाद में लिखे गए थे। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखें। अशोक के बाद के अगर अभिलेखों की हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है हम आपको एक अभिलेख के बारे में बताते हैं जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है जी? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। ये चीज आपको ध्यान देना है। अशोक के बाद में जो अभिलेख लिखे गए उनमें सबसे प्रमुख यहाँ पे कौन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहला जो प्रश्न जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से आपसे ये पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। और शासक की अगर हम बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है वो कलिंग राज खारवेल से है। ठीक है, खारवेल से है, ध्यान देना है। खारवेल कहाँ के राजा थे? तो वो कलिंग के राजा थे। ठीक है, और उन्हीं का संबंध जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से है। इनके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है। और हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित और अगर हम आपको एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट बताएं तो आपको ध्यान देना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि जो कलिंग नरेश खारवेल हैं तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण, इससे ये प्रमाणित होता है कि जो कलिंग राज खारवेल थे तो खारवेल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और यहां से जैन मूर्तियों को ले गए थे। क्या ले गए थे? तो जैन मूर्तियों को ले गए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। और इससे यह प्रमाणित होता है कि कलिंग राज खारवेल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके और वहां से जैन जो धर्म की मूर्तियां जो थी, जैन तीर्थकरों की जो मूर्तियां थी वो वापस कलिंग ले गए थे। ठीक है, चलिए और इससे संबंधित एक तो महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इससे पहले जो है भारत भूमि के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया था। और ये ऐसा पहला अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिए, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है तो हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख था जिसमें भारत की जो भूमि है उसके लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इससे पहले अभिलेख जो भी लिखे गए थे, जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे तो उसमें भारतवर्ष शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया था। सबसे पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया? तो अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये किससे संबंधित था? तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित था, जिसमें यह वर्णन किया गया था कि जो कलिंग राज खारवेल है उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और यहां से जैन तीर्थकरों की मूर्तियों को वापस ले गए थे कलिंग में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए और अगर महत्वपूर्ण अभिलेख की हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है, एक अभिलेख है जिसको हम लोग जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख के नाम से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम आपको बता दें कि जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका संबंध अगर हम लोग देखें, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किस शासक से इसका संबंध है, तो आपको हम बता दें कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है ये एक शासक थे जिनका नाम था रुद्रदामन। तो इसका संबंध किससे है? रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है। और इस अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के जो विजय अभियान थे और उनका जो व्यक्तित्व था तो उसके बारे में इस अभिलेख में आमतौर पे लिखा गया है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। और इसमें क्या चीज लिखा गया है? तो रुद्रदामन का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो विजय अभियान है, इन सब के बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है। चलिए ठीक है,
अब जो है हम लोग और जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे जो प्राचीन काल में मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। और इसमें तीसरा जो अभिलेख हम लोग देखेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें कि उस अभिलेख का नाम है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख के बारे में हम आपको बताएं कि सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि नासिक अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है। तो नासिक अभिलेख जो है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इस अभिलेख का संबंध जो है वो गौतमी बलश्री नाम के एक शासक थे, गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री से इस अभिलेख का संबंध है, ठीक है। और इससे संबंधित और एक दो महत्वपूर्ण बातों को अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान देना है कि जो नासिक अभिलेख है तो नासिक अभिलेख से सातवाहन काल में जो भी शासन व्यवस्था थी उसके बारे में इसमें जानकारी मिलता है, ठीक है। यानी कि नासिक अभिलेख से किस काल की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन काल की, सातवाहन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो सातवाहन साम्राज्य का वर्णन किया गया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें क्या वर्णित किया गया है? तो रुद्रदामन के विजय अभियान, उसकी जो व्यक्तित्व है, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? ये किस काल का वर्णन किया गया है? तो इसमें सातवाहन कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अगला जो अभिलेख हम लोग देखेंगे उस अभिलेख का नाम है प्रयागराज, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। अगला अभिलेख कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख। और प्रयाग स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो इसमें दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसमें शासक की अगर हम लोग बात करें तो प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध एक शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त नामक शासक से प्रयागराज या प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध है, ठीक है। आपसे पूछे कि प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है, ठीक है। और इसके बारे में और अगर एक और महत्वपूर्ण हम लोग बात देखें तो इसमें आपको हम बता दें कि इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान, ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान और उसकी शासन व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था, तो इस चीज के बारे में बताया गया है प्रयाग स्तंभ लेख में, ठीक है। इसके बाद में और अगर हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो आपको ध्यान देना है अगला जो अभिलेख है वो है ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख के बारे में हम आपको बताएं तो सबसे पहला जो आपका इसमें प्रश्न बनेगा वो होगा कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख की अगर हम लोग बात करें तो ये संबंधित है पुलकेशिन, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय एक शासक थे, उनसे ऐहोल अभिलेख का संबंध है। और इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन और हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के साथ युद्ध। आपसे पूछेगा कि सबसे पहले पहले पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध का साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऐहोल अभिलेख से इन दोनों के बीच में युद्ध का साक्ष्य मिलता है। चलिए और जो है आगे हम लोग देखें तो इसमें आपका मिलेगा भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख। और भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित अगर प्रमुख बातों को अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला प्रश्न कि भीतरी स्तंभ किस शासक से संबंधित है, तो आपको ध्यान देना है कि ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, अर्थात ये गुप्त काल में लिखा गया था।
जो भीतरी स्तंभ लेख है वो कब लिखा गया था? तो गुप्त काल में लिखा गया था। और इसमें आपको हम बता दें कि इस अभिलेख के माध्यम से पता चलता है हूण आक्रमण के बारे में। ठीक है, हूण आक्रमण जो है, जो भारत पे हुआ था, विदेशियों का आक्रमण, तो हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? तो हूण आक्रमण की जानकारी आपको जो है भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, अब जो है और एक दो महत्वपूर्ण अभिलेखों को हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। अगला जो अभिलेख हम लोग देखेंगे वो है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख? तो मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख का संबंध जिस शासक से था उस शासक का नाम था, ध्यान दीजिए, मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है वो मालवा नरेश, मालवा के एक शासक थे जिनका नाम था यशोधर्मन। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो यशोधर्मन। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो मालवा नरेश यशोधर्मन से है। आपसे पूछेगा कि इस अभिलेख में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो यशोधर्मन की जो सैनिक उपलब्धियां थी, सैनिक उपलब्धियां जो हैं उनके बारे में इस अभिलेख में बताया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो मालवा नरेश यशोधर्मन। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछे कि प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख तो ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग अभिलेख देखने वाले हैं वो है एरन अभिलेख। ठीक है, ये कौन सा अभिलेख है? तो एरन, एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो एरन अभिलेख है। और एरन अभिलेख की अगर हम लोग बात करें तो एरन अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से है। यानी कि इस अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उस शासक का नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त। आपसे पूछे कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो वो थे भानुगुप्त। ठीक है, और इस अभिलेख के माध्यम से सबसे पहले जो है वो सती प्रथा के बारे में पता चलता है। ठीक है, किसका पता चलता है? तो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? एरन अभिलेख। ये किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी शासक के द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, एक आपको स्तंभ लेख मिलेगा और उस स्तंभ लेख का नाम है वेशनगर। वेशनगर या इसी को विदिशा कहा जाता है। वेशनगर या विदिशा का स्तंभ लेख। ठीक है, वेशनगर या विदिशा का स्तंभ लेख ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी शासक से संबंधित नहीं है। शासक इसमें नहीं थे। ठीक ना, इसमें शासक से संबंध नहीं है। सबसे पहली चीज कि ये शासक से संबंध नहीं है इसका। दूसरा चीज कि भाई जब शासक से संबंध नहीं है तो ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो आपको हम बता दें कि जो वेशनगर या विदिशा जो अभिलेख लिखा गया था ये एक राजदूत थे जो कहां के थे? तो यवन के थे। यवन के राजदूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस। तो यवन राज हेलियोडोरस के द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था। और इससे जो है एक और महत्वपूर्ण चीज आपसे पूछ सकता है कि वेशनगर या विदिशा अभिलेख से किस चीज के बारे में पता चलता है? तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें लगभग 200 बीसी में आजीवक संप्रदाय का जो उदय हुआ था, आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के बारे में इससे प्रमाण मिलता है।
ध्यान दीजिए, वेशनगर का अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो ये आपको ध्यान देना है कि यवन राजदूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस के द्वारा वेशनगर या विदिशा का स्तंभलेख लिखवाया गया था। और इस अभिलेख का संबंध किसी शासक से न होकर के किससे है? तो एक राजदूत से है। और इसमें सबसे पहले 200 ईसा पूर्व में जो आजीवक संप्रदाय का उदय हुआ था प्राचीन भारत में, प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आपसे पूछे कि आजीवक संप्रदाय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? वेशनगर या विदिशा अभिलेख, जो किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो ये हेलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया था, जो कि कोई शासक न हो करके और एक राजदूत थे, विदेशी राजदूत थे, जो कहाँ के थे? यवन के थे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, और अपने स्टडी को एक नए तरीके से शुरू कर सके और पूरा जो अपना लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सके।